मैं संजय सिंह पत्रकार भाई से चर्चा करूंगा। ये महान क्रांतिकारी हैं, इन्होंने समाज में बहुत क्रांति लाए और ये अच्युतानंद जी के अनुयायी हैं और इनसे मैं चर्चा करूंगा और जानूंगा अच्युतानंद जी के बारे में। आप बताएं, आप पहले अपना परिचय दें। मैं डी.एन. नार्वे, स्वामी अच्युतानंद महाराज का मैं पक्का समर्थक और उनके ही विचारों को तथा उनके वास्तविक जो इतिहास है, मैं अपने साथियों साथ और व्हाट्सएप पे मैं बार बार उनके विषय में डालता रहता हूँ, पोस्ट डालता रहता हूँ। और कई लोग अंबेडकर साहब के विषय में कई बार उन पे मैं कमेंट्स डालता रहता हूँ। मैं स्वामी जी के विषय में आपसे बताना चाहता हूँ। स्वामी अच्युतानंद जी एक भारत के महान शख्सियत थी। मैं समझता हूँ महात्मा गांधी और स्वामी अच्युतानंद जी और भारत के मोहम्मद अली जिन्ना, बी.एस. मुंजे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साथ जो देश की आज़ादी के पूर्व स्वामी अच्युतानंद जी ने अछूतों के लिए अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष करके उन्होंने बताने का प्रयास किया, यहाँ 5000 वर्षों से अछूतों को, वंचित समाज को किसी प्रकार से कानूनी अधिकार नहीं है। मैं चाहता हूँ उनको कानूनी अधिकार मिले। उनका संघर्ष 1905 से लेकर 1933 के मध्य रहा। उन्होंने सबसे प्रथम भारत में 1913 से आगरे से लेकर दिल्ली तक उन्होंने ये कार्य किया। पूरे देश के अछूतों को जगाया, पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया। अपने आंदोलन आदि हिंदू महासभा डिस्प्रेस क्लास ऑफ इंडिया के स्वयं संस्थापक थे और वो नेता थे। और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने ज्ञापनों के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये उन्होंने प्रयास किया, समझाया कि अछूतों को किसी प्रकार के अधिकार नहीं है। आप भारत जाने के लिए छोड़ रहे हो, भारत से यहाँ से विदा हो रहे हैं, हम लोग निरीह जीव हैं, हमें किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। आप हमें अधिकार दो, हमें कानूनी अधिकार दो और देश को प्रजातंत्र के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से उनको आज़ादी दो, हमें बोर्ड का अधिकार दो। उनकी मांग थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी मांग को बड़ा गंभीरता से लिया। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के वाइस ऑफ राय जो किंग थे, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आए 1922 में, उनका जगह जगह उनका विरोध किया गया था। उनका काले झंडे दिखाने के किए जा रहे थे, उनका कार्यक्रम में बहिष्कार किया जा रहा था। मगर स्वामी अच्युतानंद जी ने इस मौके को बड़ा उन्होंने अपने तरीके से उसका लाभ उठाया। दिल्ली में 1922 में फरवरी में एक आंदोलन के रूप में एक सम्मेलन किया और उनको मान पत्र दिया। उस समय 1922 में अछूतों की संख्या 25,000 थी। ये 25,000 की बात मैं जो कह रहा हूँ, इंग्लैंड की जो लेखिका थी कैथरीन माओ, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उस समय बड़ा देखने लायक सीन था। जब प्रिंस ऑफ वेल्स आए, पूरी जनता उनका स्वागत कर रही थी। आधे हिंदू नेताओं बड़े उनके साथ के जो वहाँ पर थे, सम्मेलन में थे, बड़े उनके उत्साह थे, बड़े उनका सम्मान के साथ उनके महाराज आ गए, महाराज आ गए, ऐसे उनके नारे लग रहे थे। स्वामी अच्युतानंद जी ने उनका सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और 17 सूत्री मांग पत्र दिया, जिसमें 17 सूत्री मांग में ये था बोर्ड का अधिकार मिले, हमें संविधान जो बने, विधानसभाएं बने, अछूतों को राजनीतिक अधिकार में बोर्ड का अधिकार मिले, 2 बोर्ड का अधिकार मिले, पृथक निर्वाचन हो, पृथक आरक्षण हो और भारत की जनता को बोर्ड के माध्यम से आज़ादी दें और अछूतों को जो बेगार प्रथा थी उनको समाप्त किया जाए। बेगार प्रथा के रूप में हमें धनराशि दें, क्योंकि हम बेगार प्रथा हमें कुछ ही मिलता ही नहीं था। उसके ज़माने उनने मांग रखी और सिविल सेवाओं में हमें अछूतों को लिया जाए। ये भरपूर मांग थी और हमारे अछूतों के लिए स्कूल कॉलेज खोले जाए और हमारे विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप दी जाए। ये सब तमाम मांगों को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज्ञापन दिया। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ी गंभीरता से लिया। आगे स्वामी जी बराबर उनकी मांगें 2 थी कि पहला था उनकी मांग हो गई, उनकी सभाओं में कोई भी उनके व्यवधान नहीं डालेगा,
और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसका समर्थन करते हुए उनकी सभाओं को व्यवस्थित किया जाएगा, उनके एक डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति की जाएगी, कोई उसको उधम नहीं कर सके। उस जमाने हमारे सामान्य वर्ग के लोग अछूत जो मीटिंग करते थे वो तहस नहस कर देते थे। इस तरह से उनकी मांग थी पूरी हुई, और ये मांग पहली बार की गई भारत में अछूतों के लिए। नगर पालिकाओं में, निगम में हमारे चुनाव होते थे, केवल भारत सरकार 1919 के तहत केवल वोट डालने का अधिकार केवल इनकम टैक्स पे ही होते थे, धनाज तो उनको दिया जाता, अछूतों को तथा अन्य लोगों को कोई वोट का अधिकार नहीं था। उस नगर पालिका में पहली बार 1922 के बाद उन अछूतों को उसमें मनोनीत करने का अधिकार मिल गया। नगर पालिकाओं में हमारे मनोनीत होने लगे, एक एल्डरमैन के रूप में होने लगे। ये अधिकार उन्होंने पहला दिया। इसके बाद स्वामी जी ने बार बार उनके आंदोलन के रूप में करते रहे, मांग करते रहे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत गंभीरता से लिया और साइमन कमीशन गठित कर दिया गया। स्वामी जी की मांगों के समर्थन में उन्हें साइमन कमीशन में दे दिया, उनकी जांच कराई गई। साइमन कमीशन ने भारत के पहले बम्बई में गया, 3 फरवरी 1928 को लाहौर गया, उसके बाद मद्रास गया, उसके बाद पंजाब गया जलंधर में, उसके बाद मान कलकत्ता गया, उसके बाद आगरा गया, कानपुर गया, इलाहाबाद गया और लखनऊ में उनकी मीटिंग हुई। हमारे आदि हिंदू नेता ने स्वामी जी के ज्ञापनों की जांच की और पुनः उनको ज्ञापन दिए गए। इस तरह से ये साइमन कमीशन ने जांच की। हमारे आदि हिंदू नेताओं ने वोट के अधिकार की मांग की। उन्होंने कहा हमें स्वराज नहीं चाहिए, हमें वोट चाहिए, वोट के माध्यम से आज़ादी चाहिए। ये जालंधर में मंगू राम साहब के नेतृत्व में वहाँ ज्ञापन दिया गया। स्वामी जी के जो 16-17 जो ज्ञापन थे, मांगे थे, उनके समर्थन में पूरे देश में उनके कार्यकर्ताओं ने जगह जगह ज्ञापन दिए, उनके समर्थन में गवाही दी। ये स्वामी जी के कारण जब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की तो सैद्धांतिक रूप से सभी मांगे स्वामी जी की मांग कर ली गई थी, स्वीकार कर ली गई। अब इनको कैसे लागू किया जाए, आरक्षण कैसे दिया जाए, सेवाओं दिया जाए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन कैसे किया जाए। तो 1931 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जातिगत गणना कराई। जो आज जाति गणना की मांग की जा रही है, उसका मूल आधार स्वामी जी के ज्ञापनों के आधार पर उनको लाभ देने के लिए, पृथक निर्वाचन देने के लिए, 2 वोट का अधिकार देने ने, सेवा में रिजर्व करने के लिए कैसे उनका मापदंड किया जाए। तो 1931 में जनगणना, जातिगत गणना हुई। उसके आधार पर स्वामी जी ने के ज्ञापनों की जांच करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे और इस सम्मेलन में स्वामी जी के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर श्री निवासन को भेजा गया और भारत के जितने भी राजनीतिक दल थे, कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा थी तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी बुलाए गए, राजा महाराजाओं के प्रतिनिधि गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के वहाँ पर विरोधी दल के नेताओं के प्रतिनिधि थे। इस तरह अल्पसंख्यक समिति थी जो 115 के करीब थी और उसमें हमारे जो अधिकारों की बात की गई, चर्चा की गई, उसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पूर्ण रूप से हमें सुझाव देने के लिए लोगों को बुलाया। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी सुझाव दिए। 1931 की जो सेकेंड राउंड टेबल की कॉन्फ्रेंस थी सितंबर से लेकर जो 1931 में अक्टूबर में जो गोलमेज सम्मेलन, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कौन सुन रहे? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने बाबा साहब का नाम लिया। भारत में बाबा साहब को दलितों का नेता कहा जाता है, ऐसा सही है? बाबा साहब को वर्तमान में दलितों का नेता कहा जाता है। दलितों का नेता कैसे बने, ये मैं 1931 की बात बता रहा हूँ। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तब महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से गए तो सेकेंड राउंड टेबल के पृथक निर्वाचन, पृथक आरक्षण प्रस्ताव रखा था साइमन कमीशन की तरफ से। तो बाबा साहब को अल्पसंख्यक समिति में उनको बोलने का जो बात थी, चर्चा करने के लिए महात्मा गांधी एक उनको हटा दिया गया, उनको अल्पसंख्यक समिति से अलग कर दिया गया। ये भारत के नेता नहीं है, मैं अछूतों का नेता हूं, इन्हें कोई जानता भी नहीं है। एक साधारण से वकील है, साधारण से कार्यकर्ता है,
तो बाबा साहब को हटा दिया गया अल्पसंख्यक समिति से, क्योंकि ये कहा गया महात्मा गांधी ने, इस प्रस्ताव पर जो पृथक निर्वाचन है, पृथक आरक्षण है, इस प्रस्ताव को हमेशा के लिए स्थगित कर दिया जाए। इस बात को लेकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने स्वामी अच्युतानंद जी को टेलीग्राम से ये सारी घटनाओं को बताया और अम्बेडकर के कहे अनुसार स्वामी जी ने 1550 टेलीग्राम आदि हिंदू नेताओं ने तथा स्वयं ने पूरे भारत से ये टेलीग्राम भिजवाए और कहा गया ये हमारा सच्चा प्रतिनिधि है, ये भारत का अछूतों का नेता है। इसी आधार पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अछूतों के नेता बन गए।